हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूके पीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में आपको जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात था। अगर यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात करें तो वो तो सर्वाधिक केरल का था, जिसका जो लिंगानुपात था वो 1084 था। ये भी आपको याद रखना है, 1084 जो केरल का लिंगानुपात था वो तो सर्वाधिक था, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु का जो लिंगानुपात था ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सर्वाधिक हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात था 996, यानी कि 996 इसका लिंगानुपात था। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात की बात करें तो वो 943 हो जाता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जैसे हमने बात करी केरल का हो जाता है, कितना हो जाता है 1084 इसका लिंगानुपात हो जाता है। और सेकंड नंबर पर रहा था पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात 1037 हो जाता है। और तमिलनाडु की हमने बात करी 996 इसका लिंगानुपात हो जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड लिंगानुपात में 14वें स्थान पर रहा था। और लिंगानुपात में उत्तराखंड कितना रहा था, लिंगानुपात 963 रहा था। और अगर बात करें सबसे कम लिंगानुपात राज्यों के हिसाब से तो वो रहा था हरियाणा का। ये भी आपको याद रखना है, कितना रहा था 879 रहा था। और अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे कम की बात करें तो वो रहा था दमन और दीव का, जिसका मात्र 618 जन लिंगानुपात रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड से क्वेश्चन है, कहता है उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर बात करें कौन कौन से, तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और उत्तरकाशी हो जाते हैं। और 3 जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं और 3 ही जिले चमोली या तिब्बत से सीमा बनाते हैं। 3 जिलों की बात करें जो नेपाल से सीमा बनाते हैं तो वो हो जाएगा पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। और 3 जिले जो चीन से सीमा बनाते हैं वो हो जाएंगे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और पिथौरागढ़ जो है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन दोनों से ही सीमा साझा करता है। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रफल की बात करें तो 86.07% हो जाता है। इसके अगर मैदानी क्षेत्रफल की बात करें तो 13.93% इसका मैदानी क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और उत्तराखंड यूपी और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पौड़ी जो है सर्वाधिक, अगर पौड़ी की बात करें तो वो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, ये 7 जिलों से सीमा बनाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो जो दशकीय वृद्धि दर है माइनस में रही थी, किन 2 जिलों की, आपने पढ़ा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पौड़ी और अल्मोड़ा है उनकी जो दशकीय वृद्धि दर थी वो माइनस में रही थी। अगर पौड़ी की बात करें तो वो -1.41% रही थी। और अगर अल्मोड़ा की बात करें तो वो 1.28% जो थी अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर भारत की बात करें कि भारत की जो माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 81.8% जो था यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर थी। और अगर बात करें जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान तो वो 26वां हो जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और जनसंख्या घनत्व था कितना, तो 189 इसका जनसंख्या घनत्व था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। तो इनमें से आपको बताना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में क्या शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी का स्रोत क्षेत्र जो है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। और बात करें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में और क्या शामिल है, तो इसमें एक बुग्याल शामिल है जो कि हरकी दून बुग्याल। आपने पढ़ा होगा कि हरकी दून बुग्याल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। और ये किसके अंतर्गत आता है तो ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। अगर बात करें इस
टोंस नदी की, तो टोंस नदी जो है यमुना की प्रमुख सहायक नदी हो जाती है, ये भी याद रखेंगे। यमुना की सहायक है और किस नदी से मिलकर बनी है, तो रुपिन और सुपिन से ये मिलकर बनी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चाहे तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंध नहीं है, तो कौन सा स्थान यहाँ पर सिडकुल से संबंधित नहीं है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा सिलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार, ये सभी सिडकुल से संबंधित हैं कि मात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है रुड़की जो है सिडकुल से संबंधित नहीं हो जाता है। अगर सिडकुल की बात करें, सिडकुल की फुल फॉर्म हो जाती है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, 2002 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट कहता है कि खैर या केटचू किस प्रकार के वन का वृक्ष है, तो जो खैर वृक्ष है ये उपोष्ण कटिबंधीय वन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय वन है खैर, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव 10 महीने या महीनों के भीतर होने चाहिए, तो अगर कोई पंचायत जो भंग हो जाती है या बीच में ही विघटित हो जाती है तो कितने महीने के अंतर्गत चुनाव होने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। पंचायत के विघटन की तिथि से और उस 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए। और पंचायत के कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और बात करें पंचायती राज के बारे में, तो जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है वो अपनाई गई थी बलवंत राय समिति की सिफारिश पर, जिसकी स्थापना 1957 में होती है। 1957 में बलवंत राय समिति की स्थापना की जाती है। इसके तहत क्या किया जाता है कि पंचायतों को त्रिस्तरीय भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में इनको बांटा जाता है। और बात करें 1959 में तो नागौर से जो है पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। और बात करें अशोक मेहता समिति की, जो कि पंचायती राज से ही रिलेटेड है, 1977 में बनी थी अशोक मेहता समिति। इसने क्या सिफारिश की थी, इस समिति ने सिफारिश की कि 2 स्तरीय शासन की योजना इन्होंने बनाई थी। अगर 2 स्तरों की बात करें तो जिला परिषद और मंडल पंचायत इन्होंने कहा था कि 2 स्तरीय होने चाहिए। और बात करें कौन से संविधान संशोधन जो पंचायतों से जुड़े हैं, तो एक जुड़ा है 73 संविधान संशोधन और एक जुड़ा है 74वां संविधान संशोधन, जो कि दोनों के दोनों 1992 में होते हैं। आप लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा। और संविधान के भाग की बात करें तो संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायतों से रिलेटेड है। अनुच्छेद की बात करें 243 से 243 का जो ओ है, तो ये अनुच्छेद जो हैं पंचायतों से रिलेटेड हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट कहता है भारत की संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित प्रावधान है, तो वो कौन सी अनुसूची है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल विरोधी अधिनियम से, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इस 10वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर आपने अभी तक हमारी अनुसूचियों वाली ट्रिक नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में पॉलिटी के संविधान वाली सीरीज़ में जाकर आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ट्रिक मिलेगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, आप इन अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए जो लोक लेखा समिति होती है उसके कुल सदस्य होते हैं 22, लेकिन जो लोकसभा से चुने जाते हैं उनकी संख्या होती है 15, ये आप लोगों को याद रखना है। और 7 इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। लोक लेखा समिति की स्थापना की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना प्रथम बार की जाती है। और इसमें किसके प्रावधान हैं, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1999
मतलब 1919 था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में इसकी स्थापना की जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट इसके अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 1966-67 तक इस समिति का अध्यक्ष कौन होता था, जो कि सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन 1967 में एक परंपरा स्थापित की जाती है कि अध्यक्ष कहाँ से चुना जाएगा, जो विपक्ष से चुना जाएगा। अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है, विपक्ष से चुना जाता है। और वर्तमान में भी यही परंपरा बनी है 1967 से। आप लोगों को ये याद रखना है। और इसके अध्यक्ष जो हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो मात्र 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति क्या करती है कि जो कैग होता है भारत का, उसके रिपोर्ट की समीक्षा यहाँ पर करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपने लक्ष्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये घोषणा करते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की जाती है। अगर केवल स्वराज की मांग की बात की जाए कि जिसमें स्वराज की मांग रखी गई थी, तो वो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में थे, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1906 में। लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात करें तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जनगण मन का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो जिन्होंने ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बांग्ला भाषा में लिखा था। उन्होंने ही इसका हिंदी रूपांतरण किया था, यानी कि हिंदी में प्रकाशित भी उन्होंने ही किया था। अगर बात करें जनगण मन प्रथम बार कब गाया गया था, तो ये गया था 27 दिसंबर 1911 में प्रथम बार गाया गया था। और किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और बात करी हमने इसके हिंदी अनुवादक कौन है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है त्रिसेवा मामलों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसके लिए सैन्य सलाहकार है। तो देखिए जो सीडीएस होता है वो किसका प्रमुख सलाहकार होता है, तो वो सलाहकार होता है भारत के रक्षा मंत्री का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो सीडीएस है वो क्या होता है, सशस्त्र बलों का सलाहकार मतलब सशस्त्र बलों के जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है उसका प्रमुख तो होता है, साथ में ये भारत के रक्षा मंत्री का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है। और त्रिसेवा मामले, देखिए त्रिसेवा मामला क्या होता है, जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं, नौसेना से रिलेटेड होगा या एयरफोर्स से रिलेटेड जो जो भी मामले होंगे, उसमें रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो सीडीएस ही कार्य करता है। अगर बात करें प्रथम सीडीएस की, तो प्रथम सीडीएस कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं, जनरल बिपिन रावत थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1 जनवरी 2020 से इनका कार्यकाल था 8 दिसंबर 2021 तक, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान सीडीएस की बात करें तो वो हो जाते हैं जनरल अनिल चौहान, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 से अपना कार्यकाल यहाँ पर शुरू किया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करें तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे आईएलओ के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1919 में, 1919 में इसकी स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इस जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो तो एक मौलिक अधिकार था, यानी कि मूल अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद ये क्या हो गया, ये एक कानूनी अधिकार हो गया। तो वर्तमान में ये क्या है, ये एक कानूनी अधिकार है, जो कि आर्टिकल 300 के ए के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहले ये मूल अधिकार था, 44वां संविधान संशोधन किया जाता है, उसके तहत इसको आर्टिकल 300
के ए में डाल दिया जाता है और ये कानूनी अधिकार बन जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो क्षेत्रीय परिषद है वो एक जो वैधानिक निकाय है, यानी कि ये कानूनी निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एक संवैधानिक निकाय ना होकर बल्कि एक वैधानिक निकाय है, ये याद रखेंगे। और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है भारत के गृह मंत्री। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका गठन कब किया जाता है? 1956 के जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके द्वारा इसका गठन किया जाता है। और इस अधिनियम को इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? भारत को 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में इसको बांटा जाता है। और प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या किया जाता है कि एक क्षेत्र परिषद यहाँ पर बनाई जाती है, ये भी याद रखना है। और अगर क्षेत्रीय जो परिषद है इसके सदस्यों की बात करें तो कौन कौन होते हैं? एक तो गृह मंत्री हो जाता है, जो केंद्र सरकार का गृह मंत्री होता है। और यो जो क्षेत्र बांटे गए हैं इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनके मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाते हैं इसके सदस्य। और जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनके 2 अन्य मंत्रियों को यहाँ पर सदस्य बनाया जाता है। और यहाँ पर सदस्य कौन होता है? जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके जो प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल होते हैं, या जो भी, या एलजी जिन्हें कहा जाता है, वो इसके सदस्य होते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन हमने यहाँ पर देखा? तो अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो वो होते हैं भारत के गृह मंत्री। और उपाध्यक्ष की बात करें तो जो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, उसके जो सीएम होते हैं वो बारी बारी से क्या करते हैं? क्षेत्रीय परिषद की उपाध्यक्षता करते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में पहली बार किस वर्ष सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था? अगर भारत में पहले सार्क सम्मेलन की बात करें तो वो होता है बेंगलुरु में। ये याद रखेंगे कि ये पहले बेंगलुरु में होता है। कब होता है? 1986 में जो सार्क का दूसरा सम्मेलन होता है और भारत का पहला सम्मेलन होता है वो 1986 में बेंगलुरु में किया जाता है। अगर सार्क की बात करें तो सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ये भी याद रखेंगे। और सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य जो हो जाते हैं वो 8 देश यहाँ पर सदस्य हो जाते हैं। और भारत में अन्य बैठकों की बात करें तो एक होती है 1995 में जो कि नई दिल्ली में होती है, और एक होती है 2007 में जो कि इसकी 14th बैठक थी, यानी कि 14वीं बैठक थी 2007 में। वो भी कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है? तो भारत में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 102वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन किया गया था राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। अगर बात करें ये किस आर्टिकल से संबंधित है तो 338 का जो बी है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और बात करें जो 338 का जो आर्टिकल 338 है वो किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी आयोग से संबंधित है। और 338 का जो ए है वो किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एसटी आयोग से यहाँ पर संबंधित हो जाता है। ये भी याद रखेंगे। और अगर बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की तो इसका गठन जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत 14 अगस्त 1993 को की जाती है। किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत 1993 में की जाती है। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया जाता है, जो संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके सदस्य
अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं, तो इसका एक सदस्य होता है और इसमें 4 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ये भी याद रखेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इन 2 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो कितने वर्ष का राज्य विधानसभा जो विधान परिषद है उसके सदस्य का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर इससे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति से संबंधित ये आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 169। अगर आर्टिकल 171 की बात करें तो इसमें क्या है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधान सभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से जो कम सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत ने परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूज के मूल सिद्धांत को अपनाया गया था, तो ये कौन थे प्रधानमंत्री उस समय, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब भारत ने पहली बार नो फर्स्ट यूज का मूल सिद्धांत अपनाया था। देखिए 1998 में क्या किया जाता है, भारत ने जो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था जो कि पोखरण में होता है, वहां पर भारत ने नो फर्स्ट यूज का यानी कि केवल प्रतिरोध के समय यानी कि केवल प्रतिशोध के समय जब किसी बाहरी आक्रमण से रोकना होगा तभी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कब बनाया गया था, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।